मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करूं। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करूं। अरे लड़के, वो एक ईरानी मिसाइल थी जो विफल हो गई और कई नागरिकों की जान गई। ईरानी शासन ने इस घटना पर सार्वजनिक टिप्पणी से इनकार किया है। ये समझ में आने वाली बात हो सकती है, वे इससे बड़े मामलों से निपट रहे हैं। इस युद्ध में पहली बार अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस आधिकारिक तौर पर ईरानी क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि वे वहां क्यों हैं। कल ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने अमेरिकी विमान के मलबे की तस्वीरें दिखाईं और दावा किया कि उन्होंने F-35 गिराया है। लेकिन मलबे को ध्यान से देखिए, वह F-35 नहीं है। यह संभवतः एक F-15 ई स्ट्राइक ईगल है जो यूके के RAF लेकन हित से संचालित होता है। ईरानी सरकारी मीडिया को सुधारना शायद बड़ी गलती थी, जिस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ये गलती इस कहानी में बार बार दिखेगी। ईरान अक्सर अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है या झूठ बोलता है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। लेकिन रिकॉर्डिंग के समय ये तस्वीरें F-15 ईगल के अनुरूप ही लगती हैं। सेंट्रल कमांड ने जेट गिरने पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके पीछे कारण है, बचाव अभियान जारी है। देखिए, उस जेट में 2 क्रू मेंबर थे, एक पायलट और एक हथियार प्रणाली अधिकारी। दोनों ने ईरानी क्षेत्र में इजेक्ट किया और उन्हें बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसलिए अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। ऑपरेशन की सुरक्षा सबसे पहले आती है। रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हाल के हफ्तों से हम कहते आ रहे हैं कि अमेरिकी वायुसेना को ईरान पर हवाई बढ़त है। तो अमेरिकी जेट्स कैसे गिर रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए वायुसेना से ही पूछते हैं, क्योंकि वे हमसे ज्यादा जानकार हैं। यह वायुसेना के काउंटर एयर ऑपरेशन के सिद्धांत से है। इसमें एयर कंट्रोल कंटिन्यूम को समझाया गया है। मूल रूप से वायुसेना किसी भी लड़ाकू अभियान या युद्ध के दौरान आसमान पर नियंत्रण को ऐसे परिभाषित करती है। पहला स्तर एयर पैरिटी है, जिसमें किसी पक्ष का नियंत्रण नहीं होता। दोनों पक्ष मिशनों पर उड़ान भर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं और एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। एयर पैरिटी का मतलब यह नहीं कि हवाई ऑपरेशन नहीं हो रहे, बल्कि दोनों पक्ष हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा स्तर है एयर सुपीरियॉरिटी, जहां एक पक्ष बिना दूसरे पक्ष की गंभीर दखलंदाजी के ऑपरेशन कर सकता है। ये वही शब्द है जो एयरफोर्स उपयोग करती है और इसका ठोस कारण है। आसमान पर नियंत्रण का मतलब जोखिम न होना नहीं है। जोखिम फिर भी रहता है, लेकिन दुश्मन के पास यूएस एयरफोर्स जैसा नियंत्रण नहीं होता। यही बात यूएस लगातार अब तक कहता आ रहा है। हवाई श्रेष्ठता, खासकर तेहरान तक और वापस आने वाले रास्तों में। उन्होंने कभी हवाई सर्वोच्चता का दावा नहीं किया जहां दुश्मन हस्तक्षेप न करे। सिर्फ 4 दिन पहले F-15 को मार गिराए जाने से 2 दिन पहले जनरल डैन केन ने कहा था कि यूएस के पास हवाई श्रेष्ठता है और ये बढ़ रही है। उन्होंने सर्वोच्चता शब्द नहीं कहा। सुनिए। ईरानी क्षेत्र के भीतर गहराई में मौजूद ठिकानों की तलाश। पिछले 30 दिनों में हमने 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। हवाई श्रेष्ठता में बढ़ोतरी को देखते हुए हमने सफलतापूर्वक पहली ओवरलैंड B-52 मिशनों को शुरू किया है, जिससे हमें, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, दुश्मन पर हावी होने का मौका मिलता है। और जैसा कि सचिव ने बताया, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा गतिशील लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में मोबाइल लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं। जब जेट गिरा, कई लोग बोले कि अमेरिकी सेना झूठ बोल रही है, जबकि वे सच बोल रहे थे। लोग बस उस भाषा को गलत समझ रहे थे जो सेना इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, क्योंकि मैंने पिछले 2 हफ्तों में बनाए गए अपने कुछ वीडियो वापस देखे। मैंने कहा था कि अमेरिका के पास हवाई प्रभुत्व है जो वायुसेना अपने सिद्धांत में नहीं अपनाती। मैंने आज सुबह वह सिद्धांत पढ़ा तो खुद मैं ठीक से स्पष्ट नहीं कर रहा था कि असल में क्या हो रहा है। फिर भी चलिए जमीन पर हो रही स्थिति पर वापस चलते हैं। F-15 कोई आधुनिक स्टेल्थ फाइटर नहीं है जैसे F-22 या F-35। ये पुराना है, इसलिए ईरान के लिए इसे पहचानना और निशाना बनाना आसान है। यही मुख्य संदर्भ था। अब सभी अमेरिकी पायलटों को, चाहे वे कोई भी जेट उड़ाए, हमेशा सीयर की ट्रेनिंग दी जाती है,
यानी जीवित रहना, पकड़ से बचना, प्रतिरोध करना और बच निकलना। ये वो कदम हैं जिन्हें पायलटों को तब फॉलो करना होता है जब उन पर हमला होता है और उनका विमान गिर रहा होता है। पहला कदम, जैसा कि आप लोग सोच सकते हैं, बस सुरक्षित तरीके से पैराशूट के जरिए बाहर निकलना है। दूसरा कदम है पकड़ से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना। और तीसरा कदम है एन्क्रिप्टेड रेडियो का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन अमेरिकी फोर्सेस के साथ साझा करना। यही वो समय होता है जब अमेरिकी फोर्सेस अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे और हर संभव प्रयास करे कि उन पायलटों को वापस लाया जा सके जो दुश्मन के इलाके में पैराशूट से कूद गए हैं। इजरायली मीडिया से बात कर रहे इजरायली सूत्रों के अनुसार पायलट और वेपन्स सिस्टम्स ऑफिसर दोनों ने अपनी लोकेशन एन्क्रिप्टेड डिवाइस से रेडियो पर भेजी थी। अगर ये सच है तो ये बहुत अहम है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे इतनी ठीक हालत में हैं कि रेडियो पर अपनी लोकेशन भेज सके। क्योंकि जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, इजेक्शन अभी भी एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है। कुछ भी गलत हो सकता है, यहाँ तक कि एक छोटी सी गलती या खराबी भी सबसे बुरा साबित हो सकती है। तो यह तथ्य कि इन दोनों लोगों ने वास्तव में अपनी लोकेशन रेडियो पर भेजी, इसका मतलब है कि कुछ अच्छी खबर है। हमें पता है कि बचाव मिशन तुरंत शुरू हो गया था, जैसा कि ईरानी सैनिकों या अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा क्लिप्स में दिखता है। अब जैसे ही बचाव मिशन की खबर जनता तक पहुंची, ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने दोनों क्रू मेंबर्स को पकड़ लिया है, तो पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। अब ये सही नहीं था, लेकिन यही मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने यहाँ गलती की। ये मैंने साथी यूट्यूबर रहीम नकबेद से सीखा है, जो इन चीज़ों में मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और उन्होंने बताया कि शुरू में ईरानी राज्य टीवी ने शायद सच में मान लिया था कि उन्होंने एक F-35 को गिरा दिया है। जो लोग F-35 और F-15 का फ़र्क जानते हैं, उन्हें ईरानी मीडिया को यही मानने देना था, क्योंकि F-35 में एक पायलट और F-15 में 2 क्रू होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। जैसा बताया, बचाव मिशन तुरंत शुरू हुआ था। यहाँ बताया गया है कि इसमें कौन शामिल था और उनकी ट्रेनिंग क्या थी। सुनिए। अब इस ऑपरेशन की अगुवाई एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू कर रही है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन, सक्षम और पेशेवर स्पेशल ऑपरेशन समुदायों में से एक है। इनका आदर्श वाक्य है, ताकि दूसरे जी सकें, और ये इसे ऐसा मिशन मानते हैं जिसमें असफलता स्वीकार्य नहीं। ये जरूरत पड़ने पर जान देने को भी तैयार रहते हैं, ताकि इन पुरुषों और महिलाओं को घर लाया जा सके। एयरफोर्स पैरा रेस्क्यूमैन का एक दल होगा जो कर्मियों को सुरक्षित निकालने और हाई एंगल रेस्क्यू में माहिर होता है, और इन्हें युद्ध क्षेत्र के सर्जन जैसा समझें। उनके साथ शायद स्पेशल ऑपरेशंस का सुरक्षा दल होगा, जैसे नेवी सील्स, ग्रीन बैरेट्स, मार्साक या यूएस मरीन। तो वे पूरी लगन, समर्पण और लगातार कोशिश के साथ खोजबीन कर रहे हैं, ताकि इस कॉम्बैट सिस्टम्स ऑफिसर का पता लगाया जा सके और उसे जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित वापस लाया जा सके। रेस्क्यू मिशन के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू में सपोर्ट कर रहे A-10 वार्थोग पर हमला हुआ और उसे नुकसान पहुंचा, लेकिन किस्मत से वह ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने में सफल रहा, इससे पहले कि पायलट ने इजेक्ट किया। और इजेक्ट करने के बाद उसकी सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। एक व्यक्ति की रेस्क्यू हो चुकी है, जो अच्छी खबर है। A-10 के अलावा संभवतः 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में क्षतिग्रस्त हुए। दोनों सुरक्षित लौटे। नुकसान की सीमा पता नहीं। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन ज़्यादातर ईरानी सरकारी मीडिया से है, इसलिए उन पर भरोसा करना मुश्किल है। यह ध्यान देना ज़रूरी है कि इन विमानों का मुख्य ध्यान दुश्मन की फायरिंग से बचने या कम नुकसान पर नहीं था, इसलिए वे सामान्य से अधिक जोखिम उठा रहे थे। मुख्य ध्यान क्रू को खोजने पर था। इसका मतलब था कि ईरानियों के लिए हेलीकॉप्टर या A-10 पर गोली चलाना आसान था, क्योंकि हम क्रू मेंबर्स को ढूंढकर सुरक्षित लाने पर ध्यान दे रहे थे। हमारे पास एक फुटेज है जिसमें एक व्यक्ति जो IRGC सदस्य लगता है, सर्च और रेस्क्यू मिशन के हेलीकॉप्टर पर गोली चलाता दिख रहा है, जबकि हेलीकॉप्टर जवाबी फायर नहीं कर रहा था। अब यह भी जरूरी है बताना कि ईरान में राइफल रखने वाला शायद आम नागरिक नहीं होता। जनवरी में हमने देखा था कि ईरानी आम जनता को वैसे हथियार नहीं मिलते जैसे सैनिकों या अधिकारियों को मिलते हैं। इसी कारण जनवरी में नरसंहार हुआ। इसका मतलब है, अगर आप किसी क्लिप में
किसी के पास बंदूक या राइफल देखे तो समझें वे IRGC या शायद ईरानी शासन की किसी और शाखा के लिए काम करते हैं। यहाँ एक IRGC सदस्य की क्लिप है जो हेलीकॉप्टर पर गोली चला रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। देखिए, और उससे पहले एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे एल्गोरिदम में हमारी बहुत मदद होती है। और ये रही वो क्लिप। डॉक्टर ऑन रिकॉल। उसके साथ क्या करना है? पता नहीं उसके साथ क्या करना है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या करना है। अगर हेलीकॉप्टर हमला करना चाहता तो उनके पास खुले में खड़े होकर सिर्फ राइफल चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को मार गिराने के लिए पर्याप्त हथियार थे। अगर हेलीकॉप्टर जवाब देता तो छुपने का कोई तरीका नहीं था। सौभाग्य से उन क्लिप्स के सामने आते ही हमें इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों से अच्छी खबर मिली। क्रू के एक सदस्य, शायद पायलट, को बचा लिया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये कई लोगों के लिए भ्रमित करने वाला था, क्योंकि आप सोचेंगे कि पायलट और दूसरा क्रू सदस्य पास होंगे, फिर हम सिर्फ एक को कैसे बचा पाए। यहाँ और जानकारी है कि क्या हो सकता था। वे जमीन पर उतरते समय अलग हो सकते थे या कुछ और हुआ होगा। सुनिए। आप जानते हैं, पायलटों के एक साथ उतरने की बात है। पैराशूट से उतरने की प्रक्रिया में कई कारक असर डालते हैं। और अगर हम 1995 में वापस जाएं तो स्कॉट ओग्रेडी बोस्निया में उन्होंने वास्तव में ओवरराइड हैंडल खींचा था, जिससे उनका पैराशूट बहुत ऊंचाई पर खुल गया था और फिर वो हवाओं के असर में आ गया था। ये दुश्मन को दिखने वाला बड़ा निशान बनाता है। तो अगर इन पैराशूट्स के खुलने के बीच ऊंचाई में कोई अंतर था तो वे हवाओं के असर में आ जाते हैं, जो उन्हें अलग अलग दिशाओं में धकेल सकती हैं और दूरी बना सकती हैं। इसमें भूगोल और इलाके को शामिल नहीं किया गया। वे किसी बड़े भौगोलिक अवरोध के दो विपरीत ओर उतर सकते थे और फिर अलग अलग दिशाओं में बढ़ना शुरू कर सकते थे। इसके अलावा आप जानते हैं परिवार को कब सूचित किया जाएगा। इस सवाल के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि कब, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उन्हें अभी तक क्यों नहीं बताया गया है। आप नहीं चाहेंगे कि जॉन डो के परिवार को ओमाहा नेब्रास्का में सूचना मिले और फिर स्थानीय चैनल अचानक उस पायलट या वेपन सिस्टम्स ऑफिसर की पहचान बता दे जो अभी भी जमीन पर है। आप नहीं चाहेंगे कि उसकी पहचान उजागर हो। इसलिए हम सीमित जानकारी रखना चाहते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम उन व्यक्तियों की पहचान की सुरक्षा कर रहे हैं जिन्हें इस समय अलग थलग पड़े कर्मी माना जा रहा है। दूसरे क्रू मेंबर को बचाने का मिशन जारी है, लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, जो चिंता का विषय है। फिर भी संचालन संबंधी गोपनीयता के चलते पेंटागन और सेंट्रल कमांड ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। लेकिन जो बात मुझे व्यक्तिगत रूप से और भी ज़्यादा चिंता में डालती है वो ये है कि जो भी लीक सामने आ रही हैं उनमें से ज़्यादातर इजरायली अधिकारियों से आ रही हैं जो इजरायली मीडिया से बात कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ कि यहाँ असल में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका की नीति ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी जानकारी सार्वजनिक हो, तो फिर इजरायली अधिकारियों से लीक क्यों हो रही है। मुझे यकीन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बस एक त्वरित कॉल कर सकता है और अनुरोध कर सकता है कि कोई भी इस स्थिति के बारे में मीडिया से बात न करे, और इससे मूल रूप से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि किसी को भी कुछ पता न चले। तो मैं सच में निश्चित नहीं हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है तो नीचे कमेंट करके बताएं, हमें जरूर बताएं। ईरान ने शुरू में दावा किया था कि उन्होंने दोनों क्रू मेंबर्स को पकड़ा है। ये साफ तौर पर सच नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि एक पायलट को वापस बचा लिया गया था। फिर भी लगता है ईरान उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिशें तेज कर रहा है जो अब भी ईरान के अंदर है। वे $60,000 की पेशकश कर रहे हैं, जो बेहद बड़ी रकम है, ताकि कोई भी व्यक्ति ईरानी अधिकारियों को ईरान में इस व्यक्ति को पकड़ने में मदद कर सके। उन्होंने संभावित लैंडिंग क्षेत्र को घेर लिया है और खोज बचाव अभियान जारी है, जैसा आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मुझे नहीं पता उसके भाषण, मुझे नहीं पता क्या करना है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस स्थिति के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे पत्रकारों से बात की थी, मूल रूप से एक फोन इंटरव्यू या कुछ ऐसा ही। और ये उनका मूल संदेश था।
सुनिए। हाल ही में हमारे पास जो सबसे ताजा जानकारी है वो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कहा है कि वो ये घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर ईरान इस लापता अमेरिकी क्रू सदस्य को नुकसान पहुंचाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करेगा। ये इंडिपेंडेंट को दिए गए उनके ताजा साक्षात्कार के मुताबिक है। शुक्रवार को वेस्ट विंग के बाहर दिन के ज्यादातर समय एक अमेरिकी मरीन तैनात रहा क्योंकि अंदर राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम उन्हें F-15E क्रू बचाव मिशन की जानकारी देती रही। F-15E गिराए जाने के बाद राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, तेल रख लो, कोई भी रख ले। जैसा मैंने कहा, एक दिन से ज्यादा हो गया और दूसरा क्रू मेंबर नहीं मिला, जो चिंता की बात है। फिर भी इस देरी में कुछ अच्छी खबर भी है। अगर ईरान ने उसे पकड़ लिया होता तो वह तुरंत सरकारी मीडिया पर दिखाया जाता, प्रचार के औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता, जो कि जाहिर है जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। मुझे पूरा विश्वास है कि ईरान ऐसा करेगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है। लेकिन यह तथ्य कि ईरानी सरकारी मीडिया ने कोई सबूत नहीं दिया है, जबकि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पायलट और वेपन्स ऑफिसर दोनों को पकड़ लिया है, यह एक अच्छा संकेत है। शायद वह पकड़े नहीं गए हैं। संभवतः वो ईरान की गिरफ्त में नहीं है। पायलट लगभग 12 से 15 घंटे से लापता है, ऐसा कह सकते हैं। क्या इससे आपको कुछ पता चलता है? क्या इससे आपको कोई संकेत मिलता है कि शायद ये व्यक्ति ईरानी हिरासत में नहीं है? क्योंकि अब तक हमें पता चल जाता। क्या ये अच्छा संकेत है या बुरा संकेत? समय की अवधि। तो ट्रेस, सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं उन क्रू मेंबर्स के साथ हैं जो इस समय एक बेहद खतरनाक और कठिन मिशन पर हैं। युद्ध क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान हमारे सबसे कठिन कामों में से एक है। हम इसके लिए प्रशिक्षण लेते हैं। इसे करने के लिए हमारे पास विशेष प्रशिक्षित सैनिक होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत कठिन काम है। ये तथ्य कि हथियार प्रणाली संचालक, और आप मुझे इसके लिए विजो शब्द इस्तेमाल करते सुनेंगे, को ईरानियों ने सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया है, मेरे हिसाब से ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अभी भी जीवित हो सकता है या होना चाहिए, और वे उसी ट्रेनिंग का पालन कर रहे हैं जो हमें पहली बार एयर क्रू बनने पर गहन रूप से दी जाती है, और फिर हर साल उसमें दोबारा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वे शायद अभी अपनी मसल मेमोरी के सहारे काम कर रहे हैं। अब एक और दिलचस्प खबर जो आज सुबह आई है वो यह है कि सोलेमानी, जिनकी 2019 में हत्या कर दी गई थी, उनके कुछ परिवार के सदस्य यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड पर हैं, तो मूल रूप से नागरिक बनने की राह पर हैं। लेकिन सौभाग्य से उनकी एक भतीजी ने IRGC और इस्लामी शासन का समर्थन करते हुए कुछ ज्यादा ही खुलकर बोल दिया, जिससे वो पकड़ी गई। अब उसका ग्रीन कार्ड रद्द हो चुका है और उसे वापस ईरान निर्वासित किया जा रहा है। क्या यह दिलचस्प नहीं कि जब ईरानी शासन अमेरिका के खिलाफ मौत का नारा देता है, तब उनके परिवार के सदस्य अमेरिका में ही रहते हैं? हमें ये पता है क्योंकि युद्ध शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद अली लारोजानी, जो असली नेता थे, उनकी बेटी अमेरिका में रह रही थी, जबकि ईरान दसियों हजार प्रदर्शनकारियों का नरसंहार कर रहा था। अब हमारे पास इसकी खबर है। जनरल सुलेमानी का परिवार यहाँ रह रहा है, जबकि वे अमेरिका की मौत के नारे लगा रहे हैं। क्या यह पागलपन नहीं है? ये लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका धरती के नक्शे से ही गायब हो जाए। अगर पाखंड का चेहरा होता तो वह इस शासन के समर्थकों का होता। अब ये समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब सिर्फ 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। और सुनिए, हमने यही अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में किया है जो आज रिलीज हुआ। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास और आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचने की कहानी में दिलचस्पी है, तो जरूर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, मतलब अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।